नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में राजेश खन्ना की नाकामयाबी कहेंगे 10 साल तक, जो साल 1969 से 73 के बाद जो उन्होंने झेली, उसके बाद राजेश खन्ना की बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में आई, सौतन और फिर आप जानते हैं बात हो रही है अवतार की। मोहन कुमार जिस तरह की फिल्में बनाना पसंद करते थे वो 8वें दशक के दर्शकों को भा नहीं सकती थी। शायद इसलिए जिस आदमी ने आस का पंछी साल 1961, 1962 में अनपढ़, 1964 में आई मिलन की बेला और आप आए बहार आई 1971 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, उसने आप बीती 1976 के बाद 7 साल से कोई फिल्म नहीं बनाई थी। और अब उन्होंने एक ऐसे अभिनेता को लेने का फैसला किया जो लोगों के साथ रिश्ता बना पाए और दर्शकों को मना पाए कि उसकी जैसी कहानी को भी मौका दें। मोहन कुमार ने अमिताभ बच्चन को अनुबंधित कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था। उस वक्त जिनका बोलबाला था और उनके साथ अवतार 1983 शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना का चुनाव करके सबको चकित कर दिया कि भाई मोहन कुमार ने कॉन्ट्रैक्ट तो अमिताभ बच्चन के साथ साइन किया और फिल्म राजेश खन्ना के साथ। ये बहुत हैरान कर देने वाला फैसला था, लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना का चुनाव करके चूंकि सबको चकित कर दिया था। और ये उन कम मिसालों में से थी जब एक फिल्म निर्माता उद्योग के आम चलन के खिलाफ गया और अमिताभ बच्चन को छोड़कर राजेश खन्ना को चुना। अगर कुछ समय पहले उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम से हटाकर राज कपूर ने उन्हें उनके जन्मदिन पर चौंका दिया था, तो मोहन कुमार ने राजेश खन्ना को उनके जन्मदिन पर अवतार तोहफे में दी। मोहन कुमार राजेश खन्ना के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हुए और उस शाम उन्हें कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने राजेश खन्ना को अवतार कृष्ण के रूप में लेने की ठान ली। फैक्ट्री में काम करने वाला एक बुजुर्ग जिसे अपने कृतज्ञ बेटों की वजह से बुरे दिन देखने पड़े। फिल्मी दुनिया मोहन कुमार के राजेश खन्ना को लेने के फैसले पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी उनके अमिताभ बच्चन को छोड़ देने पर थी। अदाकारों को लेने के बारे में बात करते हुए मोहन कुमार इशारा करते हैं कि अमिताभ बच्चन को सिर्फ आर्थिक कारणों से लिया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए वितरक ज्यादा पैसे देते थे, ये एक वजह थी। और जोड़ते हैं कि बाद के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को भी जोड़ते हैं कि राजेश खन्ना को लेने का फैसला करके वो ज्यादा खुश थे। अवतार एक बार फिर राजेश खन्ना और शबाना आजमी को एक साथ लाई और उन्हें ऐसी भूमिकाओं में रखा जिसकी अब तक हिंदी सिनेमा में कोशिश नहीं की गई थी। ग्लैमर रहित और बेहद साधारण नायक नायिका, साधारण अर्थों में नायक नायिका नहीं थे, और जहां ये शबाना आजमी के लिए गैर मामूली बात नहीं थी, राजेश खन्ना ऐसे किरदार में कम ही देखे गए थे। दर्शकों ने फिल्म बहुत पसंद की और बच्चों द्वारा त्याग दिए गए पति पत्नी के दर्शकों के हर वर्ग को यह दिल छू लेने वाली फिल्म थी। बाद के दिनों में बागबान बनी, हम सभी जानते हैं। जिस दौर में हिंदी सिनेमा 3 मोटी श्रेणियों में बटा हुआ था, व्यावसायिक, समानांतर और अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना की सौतन और अवतार की सफलता ने कुछ समय के लिए एक चौथा कोण बना दिया। राजेश खन्ना मल्टी स्टारर फिल्में, मामूली फिल्में, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिए फिल्में और हर उस तरह की फिल्में की थीं जिसकी एक हीरो से उम्मीद हो सकती थी। लेकिन जहां तक दर्शकों की मंजूरी का सवाल था, खुद को दोनों श्रेणियों में मिसफिट पाया था। राजेश खन्ना की अवतार उन फिल्मों का दोहराया जाना ही था जिसकी एक मुख्य अभिनेता से उम्मीद की जाती थी, और यह बात प्रभावित करती थी कि हिंदी सिनेमा एक खास उम्र के बाद भी नायक को पेश कर सकता था। अवतार से 1 साल पहले दिलीप कुमार की शक्ति 1982 में एक ऐसा किरदार मिला था जो उनकी उम्र के लिए सही था, लेकिन उससे अलग राजेश खन्ना एक दूसरी पीढ़ी से थे और 40 की उम्र में एक ऐसे अभिनेता के पिता का किरदार यकीनी ढंग से निभाया था जो असल जिंदगी में उनसे महज 10 साल छोटा था। 10 साल बाद एक अद्भुत संयोग से अमिताभ बच्चन को रवि चोपड़ा की बागबान 2003 में और अवतार जैसा ही किरदार निभाने का मौका मिला। तकरीबन अगर मूल्यांकन करें तो 20 साल बाद, 10 साल नहीं। और बागबान काफी हद तक अवतार का ही रीमेक कही गई। अवतार एक भावना प्रधान फिल्म थी, उस दौर की एक्शन और प्रतिशोध वाली मुख्य फिल्मों से बिल्कुल हटकर फिल्म मंच के लिए साधारण नाटक की तरह ही तैयार की गई थी, जिसके कारण
दर्शकों के लिए अदाकारी ही मुख्य बात बन गई। प्रोडक्शन डिजाइन और खास पोशाकों जैसे ध्यान बांटने वाले साजो सामान के न होने से अवतार ऐसे सिनेमा की हद के अंदर रहकर भी पीड़ा को व्यक्त कर पाई जो बेकार की चीजों से आगे देखता ही नहीं, और आज भी करती है। आज भी अगर ये फिल्म आए तो आप उसे पसंद करते हैं, देखते हैं। राजेश खन्ना ने सच्चाई से भूमिका अदा की और एक ऐसे आदमी की कहानी जो छोटे से दूसरे मौके में भी अपनी बेहतरीन करना चाहता है, विचित्र ढंग से अपनी स्थिति से मिलती जुलती थी। फिल्म ये एहसास दिलाती है कि राजेश खन्ना अवतार की पीड़ा को समझते थे। उसके बेटों, उसके वारिसों जैसे लोगों द्वारा पहुंचाई गई, जो ऐसे व्यक्ति का अपमान करने में समय नहीं लगाते, जो अब एक तरीके से बेकार है। फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने राजेश खन्ना को एक नया गान दिया, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। किशोर कुमार, महेंद्र कपूर की आवाज और देश को एक नया भजन, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और नरेंद्र चंचल का गाया गाना। एक खास राजेश खन्ना युगल गीत के साथ साथ दिन महीने साल गुजरते जाएंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर का, ये सब लोगों ने बहुत पसंद किया और ये 10 साल बाद एक तरीके से राजेश खन्ना की बम्पर वापसी के तौर पर इसे देखा गया। राजेश खन्ना के लिए ये साल और भी अच्छा हो गया लेख टंडन की अगर तुम न होते साल 1983 के साथ, जो उनकी तीसरी लगातार कामयाब फिल्म थी, यानी कि हैट्रिक। अगर तुम न होते उस वक्त चलने वाली जितेंद्र की विचारहीन दक्षिण भारतीय फिल्मों और एक्शन फिल्मों के बीच अलग से उभर कर आई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका सिक्का मजबूत होता है वो चलता ही है। फिल्म की प्रबल नैतिकता उस दौर की फिल्मों के दिवालियापन से बिल्कुल अलग थी। आर.डी. बर्मन के संगीत और गुलशन बावरा के गीतों ने सुनने वालों को किशोर कुमार का कभी न भूलने वाला शीर्षक गीत दिया, जो आज भी सुनने में ताजगी लिए रखता है। महबूबा और कुदरत की तरह फिल्म में हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। इसके 2 रूप हैं, लेकिन उनके विपरीत यहां किशोर कुमार वाला हिस्सा बेमिसाल लगता है। 3 सफलताओं से उत्साहित होकर राजेश खन्ना ने पूरी तरह बाजी जीत लेने का फैसला किया। हालात को एक बार फिर पहले जैसा बनाने के लिए उन्हें उन्हीं लोगों को मानना था जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया था, लेकिन वैसा करने से पहले राजेश खन्ना को किसी चार दीवारी को ठीक करने की जरूरत थी, कुछ पुल फिर से बांधने की जरूरत थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन लोगों को वो सबसे पहले मिले, उनमें से एक थे शक्ति सामंत। वो इंसान जो न सिर्फ ये जानता था कि ये कलाकार क्या कर सकता था, बल्कि ये भी कि वो कैसे करवाया जा सकता था। अनुरोध के बाद शक्ति सामंत 5 फिल्में बना चुके थे, लेकिन उनमें से किसी में भी राजेश खन्ना पूरी लंबाई वाली भूमिका में नहीं थे। तब से लेकर शक्ति सामंत 2 फिल्में बच्चन के साथ भी बना चुके थे, अमिताभ बच्चन के साथ, और एक उत्तम कुमार, संजीव कुमार और मिथुन चक्रवर्ती के साथ, और लगता नहीं था कि उन्हें राजेश खन्ना की कमी महसूस हो रही है। उन्होंने राजेश खन्ना को साल 1982 में आई आयाश में एक छोटी भूमिका में लिया था, लेकिन जिस अदाकार को उन्होंने सितारा बनाया था, सुपरस्टार बनाया था, उसके साथ एक फिल्म बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। शक्ति सामंत दिलीप कुमार और अनिल कपूर के साथ आवाज बनाने को तैयार थे जब राजेश खन्ना मिलने आए। राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन, आनंद बख्शी और शक्ति सामंत एक चौकड़ी हुआ करते थे एक जमाने में, जो हमेशा एक दूसरे के साथ शामें गुजारा करते थे। इन मुलाकातों में संगीत और कहानी की शक्ल में रचनात्मकता शराब से तरजीह पाती थी। लेकिन जहां तक राजेश खन्ना और शक्ति सामंत का सवाल था, वो वक्त अब एक तरीके से बीत चुका था। शक्ति सामंता के बेटे आशिम सामंता को राजेश खन्ना का बिना सूचना दिए उसके पिता से मिलने आना आज भी याद है। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, चाहे जो भी हुआ था, राजेश खन्ना ने हमेशा शक्ति सामंत को एक सहकर्मी से बढ़कर माना था, बल्कि एक करीबी दोस्त की तरह। आशिम का कहना है कि वो मेरे पिता को अपना उस्ताद मानते थे और उस शाम वो कालीन पर बैठ गए और तब तक उठने के लिए तैयार नहीं हुए जब तक मेरे पिता उन्हें अगली फिल्म में लेने के लिए राजी नहीं हो गए। आशिम बताते हैं कि उनके पिता ने राजेश खन्ना से कहा कि दिलीप कुमार ने अपनी डेट्स दे दी थी और ये भी कि वो आवाज खत्म हो जाने के बाद राजेश खन्ना के लिए कहानी तैयार करेंगे। लेकिन राजेश खन्ना न सुनने को तैयार थे। आखिरकार फिल्म निर्माता शक्ति सामंत दोस्त सामंत के आगे हार गया।
और शाम होते होते उद्योग में, फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना और शक्ति सामंत की जोड़ी जो थी वो वापस आ गई थी। शुरू में तो आवाज की पटकथा में उस राजेश खन्ना के लिए कुछ नहीं था जिसे शक्ति सामंत जानते थे, लेकिन एक बार वो शामिल हो गए तो निर्देशक को राजेश खन्ना के लिए पटकथा में बदलाव करना पड़ा। कितनी भी कोशिश करें, लेकिन भूमिका जैसी थी शक्ति सामंत, उसमें राजेश खन्ना की कल्पना नहीं कर सकते थे। एक वकील की भूमिका जो अपराधियों को बचाता है क्योंकि उसके अपराध उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं डालते, और जो पूरी तरह बदल जाता है जब उसके मुवक्किल का बेटा उसकी पत्नी और बहन से बलात्कार करता है। सबसे कष्टकर बात यह थी कि भूमिका में नायक के नाचने गाने के लिए कोई गुंजाइश इस फिल्म में कहीं से थी नहीं। फिल्म में राजेश खन्ना की शख्सियत के मुताबिक गाने शामिल करने की प्रक्रिया में ऐसा घटनाक्रम शुरू हो गया जिसने बदकिस्मती से उस तकदीर को मुहरबंद कर दिया। अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि वो खुद को दिलीप कुमार की जगह राजेश खन्ना के मुकाबिल उस भूमिका में नहीं देख सकते थे, और शक्ति सामंत को राकेश रोशन को लेना पड़ा। ज्यादातर गाने जो अनिल कपूर पर फिल्माए जाने थे उन्हें अब राजेश खन्ना और रोशन के बीच बांट दिया गया। दिलीप कुमार के साथ शक्ति सामंत ने जो फिल्म सोची थी वो उससे बिल्कुल फर्क थी और आखिर में आवाज बन गई। बॉक्स ऑफिस का नतीजा भी बहुत अच्छा नहीं था। आशिम सामंत को यकीन है कि फिल्म कामयाब रहती अगर उसके पिता ने जज्बाती फैसला न लिया होता। पहली बार आर.डी. बर्मन भी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे जो शक्ति सामंता आर.डी. बर्मन की जोड़ी लगती थी, और सुरेश ओबराय को छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं जो फिल्म को आकर्षक बनाए अगर आपने आवाज देखी है। लेकिन सुपरस्टार तो सुपरस्टार होता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।